सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल एंटरप्राइज के ऊपर। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। ठीक है। और क्या जाना था कि गवर्नमेंट कंपनी एक पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं ग्लोबल एंटरप्राइज के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इस ग्लोबल एंटरप्राइज को ब्रेक डाउन किया है दो हिस्से में। पहला हिस्सा है ग्लोबल, ठीक है। दूसरा हिस्सा है एंटरप्राइज। तो ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, अपने देश से बाहर एक बहुत सारे देशों में। ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा होता है, जो भी बिजनेस पूरे दुनिया में चलता है या फिर बहुत सारे देशों में चलता है, उस बिजनेस को हम कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, या फिर एंटरप्राइज। ठीक है। तो एंटरप्राइज का मतलब होता है या तो एक कंपनी को हम कह सकते हैं एंटरप्राइज, या तो फिर हम एक बिजनेस को भी एंटरप्राइज कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को भी एक एंटरप्राइज कह सकते हैं। ठीक है। तो देखोगे, जैसे मैंने ब्रेक डाउन किया इस टर्म को, तो उससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड कंपनी, कोई भी कंपनी अगर पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में है, तो उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं। या फिर कोई भी बिजनेस या दो तीन मतलब बहुत सारे देशों में है, तो उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज कहते हैं, या फिर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्राइज कहते हैं। सिंपल सा है ना। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या, ग्लोबल एंटरप्राइज जनरली रेफर्स टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड इंटरनेशनल मार्केट रेदर देन बीइंग लिमिटेड टू वन नेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे देशों में ऑपरेट करता है, और ग्लोबल मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अपने ही देशों में नहीं, सिर्फ अपने ही देशों में वो सामान को नहीं बेचता है, या फिर अपने ही देशों के मार्केट में सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि बहुत सारे इस दुनिया के बहुत सारे देशों में उसने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और बहुत सारे देशों में उसने अपने प्रोडक्ट को बेचा है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेचना ही नहीं होता है, जब प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो उसमें मार्केटिंग भी किया जाता है। ठीक है। तो ये मार्केटिंग भी ग्लोबल लेवल पे ही किया जाता है इस एंटरप्राइज का, या फिर ये एंटरप्राइज जिस प्रोडक्ट को बेच रहा है मार्केटिंग भी करते हैं। फिर हो सके तो प्रोडक्शन भी उसी देश में किया जाएगा, या फिर अपने देश में प्रोडक्शन करके पूरे देश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंपनीज सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली एंड मैनेज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए ग्लोबल स्केल। ठीक है। तो मैंने अभी कहा कि मतलब बहुत सारे देश हो सकता है, जिस देश में वो अपना सामान बेच रहा है उसी देश में वो अपने सामान का प्रोडक्शन भी करे, मार्केटिंग तो करता ही है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा भाषा में, सिंपल सा लैंग्वेज में कहूँ, हर वो बिजनेस जो बहुत सारे देशों में वर्कआउट है, जो बहुत सारे देशों में ऑपरेट है, उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज कहेंगे। ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? देखोगे तो बहुत सारे देशों में है, तो इसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज कह सकते हैं। टोयोटा भी क्या है? ये भी बहुत सारे देशों में ऑपरेट करता है, बहुत सारे देशों में इसका प्रोडक्शन भी होता है, बहुत सारे देशों में इसका क्या होता है, सेल्स भी होता है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ग्लोबल एंटरप्राइज। फिर कोका कोला, ये तो, फिर अमेजोन। ठीक है। ये सब क्या है? ग्लोबल एंटरप्राइज, क्योंकि ये सब सिर्फ एक देशों में नहीं बिक्री होता है, बहुत सारे देशों में बेचा जाता है। और ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे देशों में इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है। और इसमें एक और बात है, अगर मैं ये कह रहा हूँ ग्लोबल एंटरप्राइज, तो ग्लोबल एंटरप्राइज सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं होता है, सर्विसेज भी होता है। ठीक है। इसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड किया जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट, क्या है? टेंजिबल ना, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सर्विसेज क्या है? इनटेंजिबल लिखता हूँ अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। इनटेंजिबल, GIBLE। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब ध्यान देते हैं फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइज का फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला, वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस। वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन मतलब बहुत सारे देशों में इसका ऑपरेट होता है, बहुत सारे देशों में ये बिजनेस ऑपरेट होता है, बहुत सारे देशों में इस बिजनेस का प्रोडक्ट बेचा जाता है, बहुत सारे देशों में इस प्रोडक्ट का इस एंटरप्राइज का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। बहुत सारे देशों में वो अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इन मेनी कंट्रीज। अभी मैंने कहा
दे इस्टेब्लिश ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस हेल्प देम रीच इंटरनेशनल कस्टमर्स इजीली। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। ठीक है। ऑब्वियसली एक सिंपल सा बात है, अगर कोई एक बिजनेस है, कोई एक बिजनेस है, वो बिजनेस अगर चार पाँच देशों में ऑपरेट कर रहा है, अपना देश में तो ऑपरेट कर ही रहा है, अपने देश में तो सक्सेसफुल चल ही रहा है, साथ ही साथ वो 4-5 कंट्रीज में और भी ऑपरेट कर रहा है, या फिर मान के जो 10 कंट्री में वो और भी ऑपरेट कर रहा है, तो क्या वो लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर रहा है? क्या वो छोटे मोटे थोड़ा मोड़ा सा आउटपुट को प्रोडक्शन करने से उसका ग्लोबल एंटरप्राइज हो जाएगा? नहीं होगा। सिंपल सा बात है, उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए, तब जाके वो बहुत सारे देशों में क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्ट मतलब सामान को बेच सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ग्लोबल एंटरप्राइज लार्ज स्केल बिजनेस है। ठीक है। दिस कंपनीज ऑपरेट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, दे प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने कहा था ना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ग्लोबल मैनेजमेंट। अब देखो, अभी मैंने बताया था एग्जांपल्स माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, टोयोटा का, मैंने फिर बताया था कोका कोला का, फिर मैंने बताया था अमेजोन का, और भी हो सकता है। ठीक है। एक बात बताओ, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या टोयोटा या फिर कोका कोला या अमेजोन, ये इसका तो बहुत सारे देशों में इसका प्रोडक्ट सेल होता है ना, प्रोडक्ट मतलब या सर्विसेज सेल होता है, लेकिन इसका कोई हेड ब्रांच तो होगा, हेड ब्रांच तो होगा, इसका कोई हेड क्वार्टर तो होगा, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट जितने भी देश में सेल होता है, जितने भी देश में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक ही जगह से ये सुपरवाइज करता है सभी देश, सभी प्रोडक्ट को, सभी देशों के प्रोडक्ट को, जितने भी देश में प्रोडक्ट बेच रहा है, एक ही जगह से सेंट्रलाइज होता है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल हेडक्वार्टर कह दो, या फिर सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कह दो, सेंट्रल हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं या फिर सेंट्रलाइज्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी ब्रांचेस का, सभी मतलब जितने भी देशों में वो सेल कर रहा है, सभी का एक ही हेडक्वार्टर है। ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर सभी देशों के लिए क्या बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, रूल्स बनाएगा, किस रूल्स को फॉलो करना है एम्प्लॉयज़ को, क्या पॉलिसी होगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा, सब चीज़ ये इस हेडक्वार्टर ही डिसाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखो, ग्लोबल एंटरप्राइज यूज मॉडर्न मशीन्स एंड डिजिटल सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स प्रोडक्शन क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन स्पीड। देखो क्या होता है कि जब ग्लोबल लेवल पे कोई भी बिजनेस एंटर करता है ना, ग्लोबल मार्केट में, जब कोई भी कंपनी ग्लोबल मार्केट में जब एंटर करता है ना, तो उसको बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिलते हैं। ठीक है। अब इस कॉम्पिटिटर से उसको आगे बढ़ने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से एडजस्ट करना पड़ता है, एडेप्ट करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी अगर कोई नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो दूसरे कंपनी को भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कंपनी उस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। इसलिए कहते हैं यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और हर कंपनी इस मतलब ताक में रहता है, इस फिराक में रहता है कि मेरा कंपनी कुछ ऐसा न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि मुझे उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी एग्जांपल तो दो, जियो ने क्या किया, 4G लॉन्च किया, 4G लॉन्च किया, और जैसे ही 4G लॉन्च किया तो इतना ज़्यादा कस्टमर्स जियो का हो गया कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां तो डूब भी गई, है ना। तो इसको कहा जाता है कि अगर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भरोसा रखता है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भरोसा रखता है, वो कंपनी कभी डूबता नहीं है जल्दी, अनटिल अनलेस कोई मैनेजमेंट बहुत ब्लंडर करे तो। नेक्स्ट है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। दे पोजेस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पावर एंड लार्ज कैपिटल। ठीक है। ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेस है, इतना देशों में चल रहा है, तो उसमें मनी तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ही, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, है ना। तो ये जो पैसा है, ये जो फंड है, वो कहाँ से आएगा? या तो शेयर्स को बेचेगा, या तो फिर लोन लिया जाएगा, ठीक है, बैंक से या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर से। ठीक है।
नेक्स्ट है ग्लोबल ब्रांडिंग। ग्लोबल ब्रांडिंग क्या है? देयर प्रोडक्ट्स आर नोन एंड ट्रस्टेड अराउंड द वर्ल्ड। सिंपल है, जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, कोको कोला है, टोयोटा है, वो ग्लोबल ब्रांडिंग में है ना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया में टोयोटा है, इन्होंने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दिया है। जब टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडियंस ही इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। जब टोयोटा का सेल्स किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इंडियन ही इसको सेल्स करेंगे। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट है, ऑब्वियसली इंडिया में बेचा जा रहा है तो इंडियंस ही बेचेगा इसको। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इंडिया ही मैन्युफैक्चर करेगा इसको, ठीक है। अब मान के चलो क्या है, कोको कोला है, कोको कोला अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडियंस ही करेगा। अगर इसको बेचा जा रहा है तो इसको बेचेगा अभी इंडियंस ही। तो इसका मतलब ग्लोबल कंपनी क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जिस देश में वो सामान को बेच रहा है उस देश में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। देखो ग्लोबल एंटरप्राइज का ना, ग्लोबल एंटरप्राइज का एक खास बात क्या है कि ये हर टाइप के एम्प्लॉयमेंट देता है, हर टाइप के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जैसे कोई स्किल्ड है तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट देगा, कोई सेमी स्किल्ड है उसको भी एम्प्लॉयमेंट देगा, कोई अनस्किल्ड वर्कर है जिसने जो पढ़ा लिखा है ही नहीं उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं जॉइंट वेंचर में। क्या होता है जॉइंट वेंचर? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर? जॉइंट मतलब मिला दो। जॉइंट मतलब ज्वाइन करो ना, इसको ज्वाइन करो मतलब मिलाओ, तो इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। मतलब मिलाओ, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनी जब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं तो उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। लेकिन ये जॉइंट वेंचर किसी एक पर्पस के लिए होगा, किसी एक गोल के लिए होगा। जैसे ही ये पर्पस, ये गोल फुलफिल्ड हो गया, ये जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो, a joint venture is formed when two or more business organizations come together to achieve a shared goal and gain mutual benefit, ठीक है। दो कंपनी का एक गोल होगा, ठीक है। तो और दोनों कंपनी क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा कंपनी क्या करेगा, दोनों मिल के उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये दो कंपनी हो सकता है प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है एक प्राइवेट कंपनी, हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी भी हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज में बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और इवन डिफरेंट कंट्रीज। जरूरी नहीं है कि वो अपने ही देश का प्राइवेट सेक्टर का कोई कंपनी हो सकता है मतलब एक कंपनी अपने देश का हो और दूसरा कंपनी दूसरे देश का हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी हो और दूसरा गवर्नमेंट कंपनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्राइवेट कंपनी ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गवर्नमेंट कंपनी ही हो, ऐसा भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू दिस पार्टनरशिप businesses combine their resources, skills and expertise to improve their operations और complete specific projects। देखो होता क्या है ना, अब जॉइंट वेंचर का ना एक बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। जॉइंट वेंचर का सबसे एक बेनिफिट होता है कि स्किल शेयरिंग होता है, स्किल शेयरिंग होता है। मान के चलो कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है। जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना तो कंपनी ए का स्किल और कंपनी बी का स्किल दोनों का यूज़ होगा एक गोल को अचीव करने के लिए। तो सिंपल सा बात है, दोनों मिलकर काम करेगा, इसका मतलब इसका स्किल और इसका स्किल दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, ठीक है। मान के चलो अगर कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्नोलॉजी है, ए का पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बी के पास नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी बी को पता चल जाएगा कि हाँ ए के पास ये टेक्नोलॉजी है, तो बी भी क्या करेगा, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो जब जॉइंट वेंचर होता है तो जॉइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी भी क्या होता है, शेयरिंग होता है ना। एक्सपर्टीज भी शेयरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, जॉइंट वेंचर्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्मॉल और लार्ज कंपनीज एंड मे लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड और इवन फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है।
तो जॉइंट वेंचर ज़रूरी नहीं है कि बहुत लार्ज कंपनी ही इसको जॉइंट वेंचर में आती है। ज़रूरत हो सकता है कि स्मॉल कंपनीज भी, स्मॉल बिजनेस भी क्या कर सकता है, जॉइंट वेंचर बना सकता है कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए। ठीक है, तो इसका आई होप आप जॉइंट वेंचर का मतलब समझ में आ गया होगा कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट मैं एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ कि जॉइंट वेंचर होता है क्या है। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन होते हैं या फिर मिलते हैं या फिर एक दूसरे से कंबाइन होकर काम करते हैं। ठीक है, अब ज्वाइन क्यों होते हैं, टू अचीव देयर गोल। ठीक है, टू अचीव देयर गोल, एक गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंपनी एक दो या दो से कंपनी मिलते हैं और मेहनत करके काम करते हैं। ठीक है, तो जब ये दो कंपनी मिल के काम करता है तो दोनों कंपनी का स्किल एक दूसरे के लिए काम आता है और शेयरिंग भी होता है, टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे के काम आता है और शेयरिंग भी होता है। एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो दूसरा कंपनी दूसरा कंपनी के पास नहीं है तो ये कंपनी इस कंपनी को टेक्नोलॉजी अपना ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, आई होप अब तो समझ में आया होगा कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर दो टाइप का होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर होता है और दूसरा इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। ठीक है, आई होप मुझे लगता है कि जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जॉइंट वेंचर क्या होता है ना, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है। अब देखो जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि ऑब्वियसली वेंचर है, जॉइंट वेंचर है तो दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिल के काम करेगी, टू और मोर कंपनी या टू और मोर बिजनेसेस। ठीक है, मिल के काम करेगी। ठीक है, दोनों कंपनी क्या करेगी, एक एग्रीमेंट बनाएगी। ठीक है, दोनों कंपनी क्या करेगी, एक एग्रीमेंट बनाएगी। तो दोनों मिलके जो कंपनी है उनका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर इज फॉर्म्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस विदाउट क्रिएटिंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, क्या मैंने बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिल के काम करेगी एक गोल को अचीव करने के लिए। तो जब ये दो कंपनी मिलती है, ज्वाइन होती है, तो एक एग्रीमेंट बनता है ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करने के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा जाता है, हर चीज़ लिखा जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा जाता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, द पार्टनर्स कोऑपरेट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी वाइल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, द एग्रीमेंट लिखो, द एग्रीमेंट क्लियरली डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ड्यूरेशन मतलब कितने साल के लिए ये जॉइंट वेंचर हो रहा है। जैसे ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर है ये कितने साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर है या फिर कितने महीनों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो ये इस एग्रीमेंट में हर चीज़ मेंशन होता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए ही होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर नहीं होता है। ठीक है, चलो इसको भी मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये भी एक जॉइंट वेंचर है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलकर काम करती है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। दूसरा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। इसी को कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका फीचर्स क्या है। अब
कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर्स का फीचर क्या है? सबसे पहले तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी इज फॉर्म्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि ये जो पार्टनर्स है, मतलब जो दो कंपनी है या तीन कंपनी है, दोनों इंडिपेंडेंट बिजनेस है, दोनों बिजनेस इंडिपेंडेंट है। दोनों बिजनेस इंडिपेंडेंट है कि क्या मतलब? जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है, ये तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों मिलके एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, ठीक है, जॉइंट वेंचर बना रहे हैं। और इस जॉइंट वेंचर का नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो ये जो तीन बिजनेस है, ये तीन बिजनेस इंडिपेंडेंट है, ये तीन बिजनेस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि ये तीन बिजनेस अपने हिसाब से अपना अपना बिजनेस चलाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक मिल के काम कर रहे हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, तो सिर्फ इसी गोल को अचीव करने के लिए ये तीन बिजनेस एक साथ मिल के काम करने वाले हैं। बाकी भी इनका जो प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट में इन तीनों का कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। मान के चलो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट ए, इस प्रोजेक्ट डी, इस प्रोजेक्ट डी को कंप्लीट करने के लिए तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन ए का कोई दूसरा और प्रोजेक्ट है, तो ये सिर्फ यही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, बी और सी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है। मुझे लगता है एक तरह खिचपिच हो गया, तो इसलिए और अच्छी से समझा देता हूँ। देखो, ए है, बी है और सी है, इन तीनों ने एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया, उस प्रोजेक्ट का नाम है डी, उस प्रोजेक्ट का नाम है डी, ठीक है। तो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये तीनों कंपनी एक साथ मिली है, ठीक है। बाकी और भी ए का प्रोजेक्ट होगा तो उस प्रोजेक्ट में बी और सी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, बी का भी और भी प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बाकी कंपनीज इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो इसी को कहा जाता है कि पार्टनर्स रिमेन इंडिपेंडेंट बिजनेसेस, ठीक है। रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, मतलब इनका जो रिलेशनशिप है वो किस पे आधारित है? एग्रीमेंट पे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में या फिर इस एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसी के आधार पर इनका रिलेशनशिप है। अभी मैंने कहा कि ये सिर्फ टेम्पोररी है या फिर कुछ जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ इनका वेंचर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल दो तो टू कंपनीज में वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाइल ऑपरेटिंग सेपरेटली, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर था, ये इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर है। तो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर भी क्या है? सबसे पहले ये भी क्या है? ये भी जॉइंट वेंचर ही है, ये भी जॉइंट वेंचर ही है। इसका मतलब इसमें भी दो या दो से ज़्यादा कंपनी मिलके काम करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। दूसरा क्या? देखो, एन इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर इज क्रिएटेड व्हेन टू और मोर companies invest capital and form a separate legal entity. Each partner contributes money, technology and resources, receives ownership shares in a new company, ठीक है। जैसे ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलके एक नया कंपनी खोला है, कंपनी डी। तो इस कंपनी डी में इसका भी शेयर्स होगा, इसका भी शेयर्स होगा और इसका भी शेयर्स होगा। तो इसका भी ओनरशिप होगा, इसका भी ओनरशिप होगा और इसका भी ओनरशिप होगा। क्यों? क्योंकि इस डी कंपनी का इक्विटी शेयर्स इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। अब ध्यान दो, मैंने क्यों कहा कि ओनरशिप है इसका, इसका, इसका? क्योंकि इन तीनों लोगों ने मिल के एक नया कंपनी खोला है, उसका नाम है डी। और ये नया कंपनी इसलिए खोला है ताकि वो लोग एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। और दूसरी बात बता दो, ये जो प्रोजेक्ट होगा और ये जो कंपनी होगा ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंपनी में ए भी पैसा लगाएगा, बी भी पैसा लगाएगा और सी भी पैसा लगाएगा ताकि ये लोग एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो अब ए का भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा, बी का भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा और सी का भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा। मुझे लगता है अब इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर समझ में आ गया होगा। देखो, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में ना एक न्यू कंपनी खुलता है, उस न्यू कंपनी में ना जितने भी कंपनी मिलके जॉइंट वेंचर खोलते हैं ना, उन सभी का शेयर्स इस न्यू कंपनी में होता है,
ठीक है। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए खुलता है ताकि उसका एक प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। चलो फीचर्स देखते हैं। इसका फीचर्स है अ न्यू सेपरेट कंपनीज फॉर्म। अभी मैंने बताया या एक नया कंपनी खुलता है, जितने भी कंपनीज है सभी कंपनीज कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और ओनरशिप होता है उनका, ठीक है। अब ओबियसली क्योंकि वो कैपिटल पैसा लगाएगा, पैसा बिजनेस में लगाएगा तो ओनर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट। जितना भी प्रॉफिट होता है सभी पार्टनर या फिर सभी बिजनेस, मतलब जो बिजनेस मिल के काम कर रहे हैं वो लोग शेयर करता है, रिस्क भी वो लोग ही शेयर करता है। नेक्स्ट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में समझ में आया होगा, राइट। सो अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसमें ये प्रॉब्लम था, इसमें ये चीज़ें समझ में नहीं आया, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।